हेलो, हो गया, आवाज आ गया, आप चालू कर दो। आप डन सर कर दिया मैंने। आप ऑन हो गया? हाँ तो लाइव शुरू है। अच्छा, लाइव शुरू है, ठीक ठीक। मैं हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर एनर्जेटिक एक गाइडेंस सेशन में, जिसमें हम आज बात करेंगे कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको अगले एक साल तक कुछ चुनिंदा चीजों का ध्यान रखना है, और उसी चुनिंदा चीजों को ध्यान रख के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग प्लीज कमेंट में थम्स अप कर दीजिए ताकि आज का कार्यक्रम शुरू किया जा सके। हेलो 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 हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, चलिए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बाबू जल्ला कहां से आ रहे, बहुत दिन बाद आए। लेडीज एंड मेंटल मैन लेडीज एंड मेंटल मैन, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए। कोई है? हेलो हेलो, कोई है क्या? पार्शियल ड्रॉप ले ले? नहीं, पार्शियल ड्रॉप थोड़ा मुश्किल होगा, ले सकते हो। कुछ चीजों का ध्यान रख के पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ग्लिच है यहां पे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, तो कितने लोगों ने इस बार नीट का पेपर दिया था? और अगर आपने नहीं भी दिया है, नीट 27 में पहली बार आप पेपर देने वाले हो, तो भी ये सेशन आपके काम का है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो और गलती से भूले भटके इस सेशन में आ गए हो, तो भी ये सेशन आपके काम का है। तो मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो भी 12th में पढ़ रहे हैं और नीट 27 देने वाले हैं, और उन लोगों के लिए जो आप 26 में पेपर दे चुके हैं और 27 को टारगेट कर रहे हैं। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे और उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको आप शायद बहुत कम वेटेज देते हो, शायद ये सोच लेते हो कि यार ठीक है मैं ऐसे कर लूंगा, इस तरीके से कर लूंगा, लेकिन आप 5-6 पॉइंटर में बताऊंगा। इस कितने पॉइंटर पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ये जरूर बताना, और अपने पूरे प्रिपरेशन में इस पॉइंटर पे आप काम करोगे या नहीं करोगे ये जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आप 11th में, 12th में या ड्रॉपर है? फटाफट ये बता दीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने लोग अभी 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, 12th वाले बच्चे देख रहे हैं और कितने लोग ड्रॉपर देख रहे हैं। बस इतना बता दीजिए, ठीक है। फिर कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आपको नीट 27 का प्रिपरेशन करने के लिए उन बातों का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरे एक साल आपके प्रिपरेशन को यह सही तरीके से बनाएगा। देखो, एक रोड मैप होता है जिसमें यह बोला जाता है कि बेटा क्लास करो, वो सबको पता है, नोट्स बनाओ सबको पता है, रिवीजन करो सबको पता है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में आपके प्रिपरेशन के नजरिए को बदल देगा। आज हम ऐसी बातें करेंगे कि आपके प्रिपरेशन के नजरिए को बदल देगा। ड्रॉपर 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 ड्रॉपर, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड सिस्टम को ज्वाइन करिए। सेल्फ स्टडी आप करेंगे, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, उसके बाद आप बिखर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन करो, तुम ऑफलाइन जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑफलाइन जाओ, तुम ऑनलाइन जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं पीडब्ल्यू करो, तुम कहीं भी कर सकते हो। लेकिन जब तक एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी नहीं करोगे ना, तब तक आप एक फ्लो में नहीं आओगे, आप पेक्स में नहीं आओगे, डिसिप्लिन में नहीं आओगे, कंसिस्टेंसी में नहीं आओगे, एक रूटीन में नहीं आओगे, और एक तरीके के टाइम टेबल को आप लंबे समय तक फॉलो नहीं करोगे। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, पीडब्ल्यू में पढ़े, बाहर कहीं पढ़े, आप एक प्रॉपर कोचिंग जरूर लें। आपका जिस हिसाब का बजट है उसके अकॉर्डिंग ले, आपका जिस हिसाब से माइंडसेट भर है, जिस हिसाब से आपको जो भी कोचिंग अच्छी लगती है वहां पे आप एडमिशन ले और एक कोर्स को फॉलो करें। बिना कोर्स का प्रिपरेशन नहीं होता, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि
ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन जाइए, आपको लगता है ऑफलाइन जाना है ऑफलाइन जाइए, आपको लगता है पाठशाला है, फिजिक्स वाला का पाठशाला सेंटर है जो हाइब्रिड मॉडल पे चलता है, हाइब्रिड मॉडल में वही ऑनलाइन के टीचर्स ही पढ़ाते हैं और आपको वो टीचर्स इंटरेक्ट करके पढ़ाते हैं और वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपसे क्लास में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपने सिटी में बैठ के पढ़ रहे होते हो और ऑनलाइन के जितने भी टीचर्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग उसमें पढ़ा रहे होते हैं जिनको आप ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुके हो। तो आप पाठशाला जाओ, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो, लेकिन एक कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। पहली बात, एक कोर्स ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कोर्स ज्वाइन करने के साथ साथ आपको क्लास रेगुलर करना है, टीचर पे भरोसा करना है। सबसे पहले टीचर पे ट्रस्ट करो। हाँ, पहले ट्राई करो फिर ट्रस्ट करो। पहले टीचर के बारे में पता करो, कोचिंग के बारे में पता करो, जो बैच ज्वाइन करो उसके बारे में पता करो कि इसमें पढ़ाने वाले लोगों ने कितने रिजल्ट दिए, उनको कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितना पढ़ाया है, जो सिलेबस है नीट का वो कब से पढ़ा रहे हैं, ये पहले आप देख लो। फिर उसमें रिजल्ट की एनालिसिस कर लो। पहले एकदम ही जांच पड़ताल करो, फिर एक बार ट्रस्ट करो, लेकिन ट्रस्ट करो तो पूरा कोर्स करो। देखो, तुम शायद बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इतना जानते हो कि मेडिसिन एलोपैथी लो या होम्योपैथी लो, जब तक पूरा कोर्स नहीं करते हो ना तो बेकार हो जाता है। जैसे आप फीवर हो गया, कफ हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक ना एंटीबायोटिक का कोर्स लिखता है, एक डोज होता है 10 गोली का, उसमें अगर 4 खा लोगे ना तो काम नहीं करेगा, शायद वो उल्टा काम करते। तो जब भी आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन करते हो ना तो सबसे पहले वेरीफाई करो, फिर ट्रस्ट करो। फिर जब कोर्स ज्वाइन कर लो ना तो उसको आधा कोर्स मत करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा मजा नहीं आ रहा, मजा पढ़ाई में नहीं है, है ना। जैसे जीवन आसान नहीं, आसान बनाना पड़ता है। जीवन, लाइफ आसान नहीं, आसान बनाना पड़ता है। उसी तरीके से प्रिपरेशन कभी भी मजेदार नहीं होता, आपको मजेदार बनाना पड़ेगा अपने माइंडसेट को चेंज करके। पढ़ना कभी भी आसान नहीं है, लेकिन छोटे छोटे चीजों को समझ के, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी सेल्फ अचीवमेंट को एंजॉय करना सीखिए। कोर्स ज्वाइन करिए, उसको पूरा फॉलो करिए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद कुछ 4-5 बातों को ध्यान में रखना, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी आप क्लास करते हो, मैं हमेशा आप बच्चों को बताता हूं, एक्टिव रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि जब भी आप क्लास कर लेते हो, ठीक है, तो क्लास के बाद या शाम को या कभी भी नोट्स बंद कर दीजिए, लेक्चर बंद कर दीजिए, पीडीएफ बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। आप एक पेन उठाइए और रफ पेज उठाइए और रफ पेज पे आज जो टीचर ने पढ़ाया है उन सबको, थ्योरम को लिखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो में, सब में लिखिए और लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला को लिखिए, कंसेप्ट को लिखिए, क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। जो भी फॉर्मूला टीचर ने पढ़ाया, कंसेप्ट पढ़ाया, कुछ स्पेशल केस बताया, उसको खुद से लिखिए। कितने लोग ये करते हैं, एक बार थम्स अप करके बताइएगा। नहीं करते हैं तो थम्स डाउन करके बताइए और आगे से इसको रिग्रेसली फॉलो अप करिए, ठीक है। चलिए, एक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, एक टाइम और स्टॉप वॉच के साथ ही आप डीपीपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि 90% बच्चों को ना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है। हाँ या ना में जवाब देना। 90% बच्चों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है जब वो टेस्ट देता है। क्यों मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है कि जब वो क्वेश्चन कर रहा होता है तो घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन करता है, एकदम आराम से बैठ जाता है, फिर 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करता है। लेकिन एग्जाम में तो लिमिटेड टाइम होता है, तो जब एग्जाम में बैठता है 10 क्वेश्चन करता है, उसको लगा टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया। इस नीट में भी देखोगे तो पेपर बहुत टफ नहीं था, लैंग्वेज वाइज लेंथी पेपर बनाया गया था। एग्री करते हो इस बात को? लैंग्वेज वाइज लेंथी पेपर बनाया गया था। एग्री करते हो? पेपर अगर आपने दोबारा देखा होगा तो इस साल भी पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, बहुत बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन लैंग्वेज इतना लेंथी था कि वो पेपर 1 घंटे में करना टफ था फिजिक्स का। बात मानते हो? तो स्टार्टिंग से ही स्टॉप वॉच लगा के ही आप डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो पहली बात आपको मैंने बताया है कि रफ पेज में लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात बताया है कि स्टॉप वॉच के साथ आपको डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नहीं करते तो यह बदलाव आज से ही लाना शुरू कर दीजिए, ये आज से ही बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट से पहले टेस्ट। कितने लोग ये करते हैं? टेस्ट से पहले टेस्ट। हाँ, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि पिछले साल भी ऑनलाइन बैच था, उसका भी एक्सेस आपको मिला है, उसमें टेस्ट अपलोडेड है। तो अगर आपको संडे का एक पर्टिकुलर सिलेबस का टेस्ट है, वो तो पिछले साल भी हुआ था, वो जाके दो। 2 बैच का दो, 3 बैच का दो, टेस्ट से पहले टेस्ट दो और खूब सारे टेस्ट दो और फिर देखो तुम्हारी टेस्ट में मार्क्स, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, इफिशियंसी सब बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3-4 सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप जरूर बनाओ। ऑफलाइन में ये बनाना इजी होता है, ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हो, जैसे यकीन में पढ़ रहे हो, किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, तो वहां पे 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाओ, क्योंकि आपको लगता हो कि आप बहुत सीरियस हैं, आप बंद कमरे में पढ़ लेंगे। लेकिन जब तक आप अच्छे स्टूडेंट के साथ कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो हो सकता है सामने वाले का फिजिक्स स्ट्रांग हो सकता है पड़ोसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, तो आपस में छोटे छोटे डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में अपने आप में पढ़ रहे हैं, हमें दुनिया से मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 2 हो, 3 हो, 4 हो, सीरियस हो, ऐसा नहीं फालतूबाजी।
क्या पढ़ रहे हो, रील दिखा रहा है, आप पढ़ रहे हो घूमने ले जा रहा, नहीं, सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए। और किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उससे डाउट पूछिए, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग है तो डाउट पूछिए, आपका बायोलॉजी स्ट्रांग उसको बताइए। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेईई मेन के पीवाईक्यू मस्ट है करने। नीट पीओक्यू तो करना ही है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना। और एनटीए का जो सिलेबस आता है ना, वो डाउनलोड करके सिलेबस के हर एक एक पॉइंट को मार्क करके पूरा अच्छे से उस पर पीएचडी जरूर करना। टेस्ट एनालिसिस करो, हर टेस्ट देने के बाद आप अपने स्किल को डेवलप करो कि टाइम मैनेजमेंट आपसे अच्छे से हुआ कि नहीं, आप क्वेश्चंस रिवीजन करके जा रहे हो तो आप कर पा रहे हो कि नहीं, लैंग्वेज पे आप कितना कमांड कर पा रहे हो, सिली मिस्टेक हो रहा है तो किस तरह का, उस पर फोकस करो। एंड इक्वल फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चों को लगता है उसका बायोलॉजी स्ट्रांग है, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, और लास्ट में उसके बायो और केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते। चाहे कुछ भी हो जाए, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आएंगे, फिजिक्स के नहीं आएंगे। तो आपको टाइम बायोलॉजी में भी देना है, उसके भी रिविजन्स करने हैं, कंसेप्ट पढ़ने हैं, नोट्स बनाने, सारा काम इक्वली वेटेज के साथ आपको करना है। ठीक है, अब आगे इन 7 चीज मैंने मोटा मोटा लिखा है, कितने चीजों को आप फॉलो कर रहे थे ये बताओ, और कितने चीजों में आप चेंज लाओगे ये बताओ। कितने लोग सातों के सातों चीजों को फॉलो करेंगे, है ना, मतलब इक्वल वेटेज सबको देंगे, बहुत जरूरी होता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दीजिए। रफ पेज पर लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, स्टॉप वर्ड्स के साथ डीपीपी दीजिए, टेस्ट से पहले टेस्ट दीजिए, 3-4 सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एनसीईआरटी जरूर करिए, टेस्ट एनालिसिस करिए, इक्वल फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे जर्नी में ना अपने डाइट का और एक्सरसाइज का, हेल्थ का ध्यान जरूर रखो। इन सभी चीजों में सब लोग स्ट्रेटजी बहुत बताते हैं, आप भी स्ट्रेटजी बहुत बनाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ से सेक्रीफाइस करते हैं। और ये बहुत शॉर्ट टर्म में हमें पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी एफिशिएंसी में, आपके फोकस में, आपके पीस ऑफ माइंड पे, आपके सोचने के तरीके में बहुत बदलाव डालता है। तो आप प्रॉपर 8 आवर का स्लीप जरूर ले, प्लीज, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। खुश होकर पढ़ोगे, ज्यादा इफिशियंसी से ज्यादा देर तक पढ़ोगे, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके पढ़ोगे, दुखी होके पढ़ोगे तो थोड़ी देर में परेशान होके पढ़ाई छोड़ दोगे। तो आप मेरी बात समझो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम लिमिट के साथ करना ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ में आपको शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आप 7 आवर का स्लीप जरूर ले, मिनिमम 6 to 7 आवर का स्लीप ले, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। 6 to 7 आवर का हेल्थ प्रायोरिटी रखे, हेल्थ को प्रायोरिटी दे, इसका भी बहुत रोल है भाई, है ना, अपने लिए कर रहे हो। चलिए, अब रोड मैप टू ड्रॉप ईयर मैंने बता दिया। अब ड्रॉप लेने का अगर डिसीजन आपने ले लिया, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ऑनलाइन समझ में आता, पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करिएगा, अपने दोस्तों के साथ डाउट डिस्कशन जरूर करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो ऑफलाइन जाना है, तो आप विद्यापीठ में जा सकते हैं, जैसा कि आपको ऑप्शन पता है। लेकिन एक ऑप्शन और है, विद्यापीठ की हम बात कर चुके, पाठशाला। पाठशाला के फीचर्स क्या क्या है आपको मैं बहुत अच्छे से बताता हूं। एक्चुअली में पाठशाला है इस एजुकेशन का फ्यूचर, मैं ईमानदारी से बताता हूं, पाठशाला ही एजुकेशन का फ्यूचर है। कैसे, सुनना ध्यान से। पाठशाला में वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी बहुत ऑफलाइन में 8 साल, 10 साल, 15 साल पढ़ा चुके हैं, और उनके लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे बैचेस में अवेलेबल है। ऑनलाइन लेक्चर्स में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, जो पीडब्ल्यू के बैचेस होते हैं, पीडब्ल्यू की यूट्यूब सीपी पे भी पढ़ाते हैं, और साथ साथ में वो आपको पाठशाला में पढ़ाते हैं। तो ऑलरेडी जो टॉप नॉच टीचर हैं, जिनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, जिनको आप यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देख चुके हो, जिनको यूट्यूब पे पढ़ के आपने सीखा है, जिनके ऑनलाइन बैचेस में आपने पढ़ के सीखा है, जैसे डॉली मैम हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मोहन सर हो गए, ये सारे लोग पाठशाला में आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो पाठशाला में टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पाठशाला हर वो छोटे छोटे सिटी में जहां पे है, देखो भारत को गांव का देश कहते हैं, और गांव में भी छोटे छोटे पास में बहुत सारे सिटी डेवलप हो गए हैं, रूरल सिटीज हुए, उस सिटीज में पाठशाला अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूं पाठशाला कहां पे है, तो पाठशाला अभी मैं दिखाऊंगा बिहार के, महाराष्ट्र के, असम के, झारखंड के छोटे छोटे जगह पे। दूसरा, तीसरा, पाठशाला का फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, विद्यापीठ प्योर ऑफलाइन से थोड़ा कम होता है, तो टीचर्स भी अच्छे मिल गए, छोटे छोटे सिटीज में है, और फी स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। आपको बाहर जाके बड़े बड़े सिटी में रहने का खर्चा कम आएगा, क्योंकि आप छोटे सिटी में घर पे पास में रह सकते हो, या छोटे सिटी में लिविंग कॉस्ट कम है, तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे सिटीज में भी है, आपको बाहर रहने का खर्चा कम हो गया, बाहर खाने का खर्चा कम हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टीचर्स पढ़ाएंगे आपको
ऑनलाइन में नोएडा में बैठ के, लेकिन आपको ऑफलाइन सेंटर में जाके पढ़ना है, तो आप टीचर के सामने पढ़ रहे हो, तो टीचर पढ़ते पढ़ते आपसे सवाल पूछ सकता है, हाँ भाई रामलाल तू बता तुमको क्या समझ नहीं आया। तो पाठशाला का जो फीचर्स है ना, एक्चुअल में एजुकेशन का फ्यूचर है। इसी तरीके से अफोर्डेबल ऑफलाइन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप एकदम इंट्रैक्शन के साथ, टीचर के इंट्रैक्शन के साथ पढ़ते हो। देखो, बेस्ट एजुकेशन विथ प्रीमियम लर्निंग एनवायरमेंट आपके सिटी में, आपकी सिटी में जहां से आप हो उसी सिटी में। बता देता हूं सिटी कौन कौन है। टॉप फैकल्टी फ्रॉम कोटा एंड नोएडा एंड ऑल ओवर इंडिया। नोएडा एंड कोटा क्या होता है, नोएडा और कोटा क्या होता है, इंडिया। टीचर्स सब्जेक्ट का होता है, नोएडा कोटा का नहीं होता। लेकिन हाँ, ये टीचर्स बहुत बड़े बड़े ऑफलाइन, जैसे फिजिक्स वाला का ऑफलाइन हो गया, बाकी दूसरे कोचिंग का ऑफलाइन हो गया, वहां पे 10-10 15-15 साल पढ़ाए हुए टीचर्स हैं। तो टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। स्मार्ट टेक इनेबल क्लासरूम होता है, जैसे क्लासरूम में आप बैठे हो, टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहा है, आप हैंड रेज करके माइक से बोल सकते हो कि सर ये वाला चीज मुझे समझ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, टीचर आपको रोक के, क्लास में पढ़ाना रोक के, सामने आपको पॉइंट आउट करके बोल सकता है तूने नोट्स नहीं बनाया, खड़े हो जा, इस सवाल का जवाब बताओ। तो इंटरेक्शन भी आपका प्रॉपर जोरदार होता रहता है। मार्गदर्शक 1-to-1 टीचर्स मेंटरशिप, 8 आवर डाउट सपोर्ट, आपको 8 आवर डाउट सपोर्ट मिलता है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन सेंटर्स पे। जहां पे आप पढ़ने जाते हो उसी सेंटर्स पे टीचर्स होते हैं जो आपके ऑफलाइन डाउट बताएंगे। डाउट क्लियर करना प्रिपरेशन का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक टीचर आपको मिलते हैं पीडब्ल्यू स्टार फैकल्टी, जो ऑनलाइन के टीचर्स होंगे। पाठशाला मॉडल थोड़ा समझिएगा शांति से। एक पीडब्ल्यू के फैकल्टीज होंगे, ऑनलाइन के फैकल्टीज, जो आपको क्लास लेंगे, कंसेप्चुअल बिल्डिंग इन लाइव क्लासेस एंड इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 2 वे कम्युनिकेशन के साथ। वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, वो आपसे क्विज भी करा सकते हैं। अच्छा, आपस में दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसने बोला कि सर ये कह रहा है कि ऐसे होगा, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो आपस में दो लोगों का डिस्कशन टीचर सुनेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, कि मान लो तुम दो लोग खड़े हो गए कि सर मैं ना ये सोच रहा था इस कंसेप्ट में ऐसा होना चाहिए, वो कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इस कंसेप्ट में तो ऐसा होना चाहिए, तो दोनों लोगों का इंटरेक्शन हुआ। टीचर दोनों को रोक के समझाएगा कि तुम में से सही कौन और गलत कौन है। समझ रहे हो? तो यहां पे क्लासरूम में टीचर इन्वॉल्व है, इंटरैक्टिव टीचिंग होता है, ठीक है। दूसरी टीचर्स टू, जो टीचर्स टू आपके सेंटर फैकल्टी होंगे, जो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट होंगे, जो आपको मेंटर करेंगे ज्यादा टाइम तक। आप उनसे 1 घंटे का टाइम ले सकते हो एक्स्ट्रा में शाम को, और बोल सकते हो कि सर मुझे ना डायमेंशनल एनालिसिस समझ नहीं आ रहा, आप वो बता दीजिए। आप बोल सकते हो कि सर रोलिंग मोशन कैसे होता है, सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा में बता दीजिए। तो कई बच्चे क्लासरूम में, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, वो सीख नहीं पाते अच्छे से। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाते, कई बार दिमाग कहीं और होता है, क्लास में फोकस नहीं हो पाती, जैसे छूट जाता है चीजें। तो क्या होगा कि आप वहां पे दूसरे जो सेंटर फैकल्टी, उनसे टाइम लेके एक्स्ट्रा में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्क्रीन 3D एनिमेशन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स में होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं जो क्लास आपके ऑनलाइन हुए रहते हैं। दंगल क्विज एक्टिविटी क्लासरूम में चलता है, जिससे आपको प्योर ऑफलाइन का फील आता है। स्टूडेंट ऑफलाइन ही होता है, फील क्या आता है, प्योर ऑफलाइन ही है। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड होता है, जिससे आप अपने स्टडी को ट्रैक कर सकते हो। देखो ये बच्चा क्लास है, इसके पास ये एक रिमोट मिलता है। अच्छा, रिमोट में मोबाइल नहीं होता है, रिमोट में मोबाइल नहीं होता। रिमोट इसलिए होता है कि जब टीचर सवाल पूछता है तो आप उस रिमोट में ABC दबा सकते हो। इससे यह भी पता चल जाता है एग्जैक्टली कितने बच्चों ने कितना जवाब दिया। अच्छा, उसमें नाम भी आ जाते हैं कितने फास्ट दिया है। जैसे ऑनलाइन में मोबाइल से देते हो, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि कई बार क्विज खेलते खेलते यूट्यूब खेलने लगते हो, कई बार क्विज खेलते खेलते इंस्टा रील खेलने लगते हो। वहां पे ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं, वहां पे एक रिमोट मिलता है इस काम के लिए। ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन में तो फोन चलाते चलाते पता नहीं तुम कहां चले जाते हो, ठीक है ना। तो प्योर ऑफलाइन में ऐसा होता है। देखिए ये फिजिकली प्रेजेंट टीचर है जो ऑफलाइन इनको पढ़ा रहा है। देखिए ऑफलाइन ये डाउट बता रहा है, ये ऑफलाइन टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट का एनालिसिस कर रहा है। इसी तरीके से आप नॉन एकेडमिक डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, अपने पढ़ाई के शेड्यूल को, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ का एनवायरमेंट ठीक नहीं है, तो कैसे फोकस करें। ऑफलाइन माइलस्टोन टेस्ट होते हैं, टेस्ट बहुत होते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलता है। इनफाइनाइट प्रैक्टिस पेपर एनसीईआरटी पिटारा आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देखिए ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है। ये प्योर ऑफलाइन नहीं है, पाठशाला का सेंटर है। देखिए यहाँ पे एक ना भैया भी होते हैं बैठे हुए लाइव क्लास के दौरान, जो नजर रखते हैं क्लास के डिसिप्लिन पे। देखिए एक भैया यहाँ पे वो भी चेक कर रहे हैं कि आपने होमवर्क करके आया कि नहीं है। जैसे टीचर्स आपको बोर्ड पर दिख रहा है, टीचर्स आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन टीचर एग्जैक्टली बोर्ड कूद के तो नहीं आएगा। तो वहां पे एक भैया होते हैं जो उनको बोल सकता है कि भाई इसका नोट्स मुझे दिखाओ कैमरे के सामने लाके, इसका नोट्स कैमरे के सामने लिखा दो, है ना। 1-to-1 मेंटरशिप बाय टीचर्स। टीचर से, जैसे ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप क्लासरूम में टीचर से बोल सकते हो कि सर आप रुक जाइए ना, मुझे क्लास के बाद ना 2 मिनट आपसे बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है।
तो सारे बच्चे को टीचर भेज देता है, फिर आप क्लासरूम में हो तो टीचर सबसे 5 मिनट बात करता है ना। तो ये ऑनलाइन टीचर्स बात करते हैं। जो सेंटर पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं वो तो बात करते ही करते हैं। स्टडी प्लानर, मोटिवेशन, इमोशनल गाइडेंस, ये वीक टॉपिक पर है, वहां के सेंटर टीचर्स काम करेंगे, टेस्ट स्कोर एनालिसिस काम करे। देखिए ये देखिए ऐसे 3 बच्चे यहाँ पे देखिए बैठ रहे हैं, ये एक्चुअल फोटो है सेंटर्स का। ये देखिए 2 बच्चा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टीचर्स के साथ। ये देखो ये क्वेश्चन डाउट अपना पूछ रहे हैं। ये देखो यहाँ देखिए, ये जैसे फिजिक्स के 2 टीचर हो गए, केमिस्ट्री के 2 टीचर हो गए, बायो के टीचर हो गए, ये ऐसे टीचर्स बैठे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे उस डाउट रूम में अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ नीट 2025 के रिजल्ट है। देखिए नीट 2025 में वीएमएमसी दिल्ली में बच्ची पढ़ रही है, अंशिका शर्मा, ये पाठशाला से पढ़ी थी। यासीर पाठशाला से पढ़ा हुआ है। ये केजीओएमयू में, ये आरएनटी उदयपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे रिजल्ट पाठशाला के। तो बच्चे पाठशाला से सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट होने का रीजन ये है कि वहां पे बच्चे पाठशाला पे ट्रस्ट करते हैं, उसके इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं। टीचर कंटेंट सिद्ध से देता है, बच्चा उस कंटेंट को फॉलो करता है, पूरा कोर्स लेता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और ये सामने आपको रिजल्ट मिलता है। ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं और ये प्रॉपर पाठशाला के स्टूडेंट है। ये सभी पाठशाला से पढ़े हुए बच्चे। चलिए सेंटर्स कहां कहां पे होते हैं बात कर लेते हैं। तो सबसे बिहार में सेंटर आपको दरभंगा में मिलेगा, नालंदा में मिलेगा, पटना में मिलेगा, पूर्णिया में मिलेगा, समस्तीपुर में नहीं मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, औरंगाबाद में मिलेगा, सारण में मिलेगा, सीतामढ़ी में मिलेगा और गया जी में मिलेगा। ठीक है, गया जी पटना के पास है। और हजारीबाग, अच्छा हजारीबाग तो यहाँ है, देवघर में मिलेगा, गिरिडीह में मिलेगा और हजारीबाग में मिलेगा। ये आपके सेंटर्स हैं बिहार के और झारखंड के। समझ गए। नेक्स्ट सेंटर देखिए, उड़ीसा में देखिए बालासोर, कटक, संबलपुर, ब्रह्मपुर, राउरकेला, ये देखिए बारापेटा, डिब्रूगढ़, जोरहट, नागांव और तेजपुर। ये महाराष्ट्र लग रहा है, अच्छा नहीं असम में, सॉरी असम, नागांव असम में। महाराष्ट्र के सेंटर्स देखिए भाई साहब, पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए। अमरावती, चंद्रपुर, गोंडिया, मैं नाम गलत पढ़ सकता हूं, कुछ देख लेना अपना, हिंगोली, ये क्या है, प्रवानी, अच्छा बारामती, ठीक है ना, बीड, बुल्धाना, बहुत बढ़िया, धूले, जलगांव, जलना, ये ऐसे सेंटर, सांगली, सतना, सोलापुर, हिल्यानगर एंड कोल्हापुर। ठीक है, ये महाराष्ट्र का सेंटर है। कौन सा सेंटर आपके सिटी के आसपास है कमेंट करके बताइएगा। तब तक हुबली, धरवाद, कलबुर्गी, बेलगम एंड विजयपुरा, ये सेंटर्स आपके कर्नाटका के, ये कर्नाटका के सेंटर्स। फिर आपका एचआरएन यूके का सेंटर है हल्द्वानी, नारनौल एंड सोनीपत, है ना। एचआरएन यूके का सेंटर है हल्द्वानी, नारनौल एंड सोनीपत। ये सेंटर बेटा उत्तर प्रदेश का बिजनौर, मथुरा, झांसी, लखीमपुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, अयोध्या, जौनपुर, रायबरेली, बलिया, देवरिया, है ना। कौन सा सेंटर आपके पास है कमेंट करके बताइएगा। मुर्शिदाबाद एंड नादिया, 2 सेंटर आपके वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद एंड नादिया। उसके बाद देखिएगा छतरपुर, रेवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, ये है आपका मध्य प्रदेश का। और ये छत्तीसगढ़ के सेंटर है कोरबा, रायगढ़। ठीक है, और स्कॉलरशिप भी, आप बच्चे बोलेंगे कि सर फीस तो कम है, लेकिन ये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मार्क्स के बेसिस पे नीट 2026 के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है ना। फ्लैट फी पर सेंटर भी है ना, 450 से कम अगर आपके नंबर है तो आप सेंटर पे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, और वो 7 चीजें जो बताई है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप रिग्रेसली फॉलो करिए, सातों को आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे आप सिर्फ आज से 10 दिन बाद आके कमेंट करना कि आप वो सातों चीजें फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। सभी को ये टारगेट लेना है, तो सभी लोग प्रॉमिस करिए कि सर प्रॉमिस है आपसे 7 दिन बाद आके इसी वीडियो पे मैं फिर से कमेंट करके बताऊंगा वो सातों चीजें मैं फॉलो कर रहा हूं कि नहीं। बाकी आपको पढ़ना कहाँ है, आप कोई एक रिलायबल सिस्टम देखिए, उस सिस्टम को पूरा पढ़िए, जहां से भी पढ़िए पूरा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पाठशाला के कुछ अपने बेनिफिट्स है। पाठशाला के बेनिफिट्स है कि छोटे छोटे सिटी में है। पाठशाला के बेनिफिट में है कि वो अफोर्डेबल है। पाठशाला का बेनिफिट है कि उसमें टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे ऑनलाइन के पढ़ाते हैं। उसमें बेनिफिट ये है कि आपको डाउट सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सातों चीजों में से कौन सा फॉलो करने वाले हैं और किस पाठशाला के सेंटर के पास आपका घर है। इतना तो बता ही सकते हो भाई। देखें सबसे ज्यादा सेंटर के पास कितने बच्चों, मतलब कितने बच्चे सबसे ज्यादा है किसी सेंटर के पास, किस सेंटर के पास सबसे ज्यादा बच्चे, ये देखना चाहता हूं मैं, किस सेंटर के पास या नियर बाई में सबसे ज्यादा बच्चे, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा सेंटर जीतता है। कम ऑन, पोल स्टार्ट करिए नाउ। कौन से सेंटर के आसपास सबसे ज्यादा बच्चे हैं देखते हैं। चलिए